यहाँ पे वही है भाई देखो मोटिवेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए तो क्या फिर से चलेगा। इंस्ट्रक्शन भी मिले डेप्रिसिएशन के। हाँ शुरू करें। अलग कॉपी निकाल लीजिए, बुक हटा लीजिए। पहला दूसरा दिन बुक का एक पेज मिल जाएगा। चलिए आज डेट कितना है? 10 सबसे पहले डेप्रिसिएशन वर्ड के जो डेप्रिसिएशन वर्ड है उसका स्पेलिंग देखिए। क्या स्पेलिंग है? DEP। सबको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग होता है रिडक्शन, रिड्यूस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आई एम यूजिंग द वर्ड टेंजिबल, नॉट द इनटेंजिबल। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये पार्शियली सच होगा, पार्शियली थोड़ा सा इसमें एरर्स आ जाएंगे। बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल भी आता है और इनटेंजिबल भी आता है, ध्यान रखिए। टेंजिबल भी आता है और इनटेंजिबल, जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल पे जनरली डेप्रिसिएशन के जगह पे वर्ड यूज किया जाता है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का ही मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या हुआ? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एमोर्टाइजेशन का मतलब हुआ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों अगर एमोर्टाइजेशन वर्ड को पकड़िए और डेप्रिसिएशन वर्ड को पकड़िए, दोनों का मतलब है कि एसेट्स को घटा रहा है। लेकिन हम जो वर्ड यूज करेंगे तो amortization will not be used in case of tangible and depreciation will not be used in case of intangible। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब सर डेप्रिसिएशन का मतलब आपने बताया कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे होता है, तो ये प्रॉपर इसमें कुछ और ऐड ऑन करेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन इज मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। बिल्डिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। देखो बिल्डिंग स्टार्टिंग में जैसे हम अगर कोई बड़े शहर में बिल्डिंग खरीदते हैं तो उस बिल्डिंग की वैल्यू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में वो एप्रिसिएट करता है। जैसे आप मान लो गुड़गांव, नोएडा या कोई बड़े शहर में आप फ्लैट बन रहा है, मान लीजिए आपने बुक कर लिया, तो उसकी वैल्यू 5 साल, 7 साल, 10 साल बढ़ने वाली है क्योंकि नहीं है। लेकिन जब आप 25 साल, 40 साल पुरानी घर को खरीदते हैं तो जो घर का कॉस्ट है क्या उतना ही मिलेगा? तो समय के अनुसार बिल्डिंग पे जनरली डेप्रिसिएशन लग जाता है, लेकिन लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता। लैंड डेप्रिसिएट क्यों नहीं होता है? क्योंकि लैंड पुराना नहीं हो सकता है, लैंड में कोई टूट फाट नहीं हो सकता है, कोई वियर एंड टियर नहीं हो सकता है, उसका कोई पासेज ऑफ टाइम का नहीं होता, क्योंकि लैंड की एक लिमिटेशन होती है, लैंड के डिमांड ज्यादा होते हैं, तो लैंड का वैल्यू डेप्रिसिएट ना होकर एप्रिसिएट करता है। एप्रिसिएट मतलब बढ़ना, एप्रिसिएट मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएट मतलब घटना। तो लैंड पे जनरली एप्रिसिएशन यूज करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम लैंड इज आल्सो द टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हमने पहले बताया होगा, those assets whose physical existence available which can be seen, touched, movable और immovable। वैसा एसेट जो मूवेबल है, इमूवेबल है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है उसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स।
जैसे मान लो किराना दुकान में जो किराना आइटम है वो टेंजिबल तो है क्योंकि उसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मूव कर सकता है, बट वो टेंजिबल होते हुए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रेड पर्पस के लिए है, वो गुड्स है। क्या है? गुड्स है। गुड्स का मतलब वो स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है। और स्टॉक आपका करेंट एसेट्स होता है। तो पहले तो आपको एसेट्स को क्लासिफाई करना है, करेंट क्या हो गया और फिक्स क्या होगा। फिक्स को हम नॉन करेंट कहते हैं, फिक्स को क्या कहते हैं। तो लेकिन अब नॉन करेंट या फिक्स एसेट क्या है? जिसका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, यानी जिसको हमने खरीदा किस पर्पस से? यूज करने के पर्पस, यानी एसेट परचेज फॉर यूज इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, गुड्स परचेज फॉर ट्रेड इज कॉल्ड करेंट एसेट। कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन आपने टेंजिबल पे समझ गया है और एमोर्टाइजेशन किस पे समझ गया? इनटेंजिबल पे। डेप्रिसिएशन का रिजल्ट क्या है? जैसे देखो वियर एंड टियर वर्ड यूज करेंगे। वियर एंड टियर का मतलब टूट फाट होना। समय के अनुसार कोई भी एसेट जो होता है, जो टेंजिबल होता है, आप उसको जब बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या सेम वैल्यू परचेज प्राइस में मिलेगी, उससे कम मिलेगी, कम मिलेगी। जिसकी रीसेल वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीसेल वैल्यू मतलब मार्केट में इसको हम बेचे तो सेकंड है ना। अब सेकंड हैंड प्रोडक्ट अगर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। क्या आप कार शोरूम से खरीदे, अब कार को खरीद लिया, आपका पेपर पूरा बन गया, अब नेट कल होकर आप कार अपने फ्रेंड को या किसी को बेचना चाहोगे, जितना प्राइस आपने कार शोरूम में कार के शोरूम वाले को पे किया, क्या उतना ही प्राइस आपको मिल जाएगा कार का? ऑब्वियसली नो। शोरूम वाला को बोलिएगा भैया ले लिया, हमको एक्सचेंज करना है, वो कहेगा सर ठीक है एक्सचेंज तो हो जाएगा, बट जितना आपने पे किया था उतना वैल्यू अब इसका नहीं लगेगा। तो वहां पर क्या है ना कि पासित जब समय बीतता है तो एसेट्स पुराना होता है। समय जब बीतता है तो एसेट्स पुराना होता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम जाती है। दूसरा चीज क्या सर, आज का जो इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है। पहले 10-15 साल लगते थे किसी चीज को चेंज होने में, अब साल 2-3 साल में भी बहुत सारा ट्रेंड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आप गाड़ी में ही देखेंगे, अब जो नई वेरिएंट की गाड़ी आती है वो पूरा चेंज है। 5 साल 10 साल बाद जब गाड़ी आएगा, ऑब्वियस बात है जो अभी जो गाड़ी आई है 5 साल बाद और ज्यादा क्या एडवांस वर्जन का आएगा। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, गूगल का देखिए, आप कोई भी कंपनी क्या करते हैं? इनोवेशन के तौर पे बहुत सारा चेंज लाता है। तो जो चेंज लाता है तो मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उसी को अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अडॉप्ट। जैसे महिंद्रा की गाड़ी आई, कंज्यूमर को पैसा था, चलो खरीद लेते हैं, है कि नहीं? तो अडॉप्टेबिलिटी क्या है? बढ़ के चुकी है। लोगों के पास ट्रेंड, शो ऑफ का एक ट्रेंड बन चुका है कि हम नया प्रोडक्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, बिहेवियर कस्टमर का चेंज हो रहा है, इनकम भी लोगों के चेंज हो रहे हैं। तो ये कहलाता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या कहलाता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट जब सब कुछ चेंज हो जाएगा तो जो चीज हम 3 साल पहले खरीदे, ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू अगर रीसेल करने जाए कम जाएगा, ऑब्वियस बात है कम मिलेगा। एक नई कार महिंद्रा की आई, किसी के पास जो खरीदने का महिंद्रा का कार मान लो 20 लाख 25 लाख का है, ऑब्वियस बात है उसके पास पहले से कोई कार होगा। अब सोचा कि भैया इस कार को हम रीसेल कर देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस बात है घटी हुई होगी। कोई जैसे आप फोन में देखते हैं आप कि आईफोन आया, अब आईफोन का अगर कोई 16 प्रो मैक्स या 16 आ गया तो जिसका 15 14 होगा वो क्या करेगा? वो रखे तो नहीं रहेगा ना, कहेगा बेच देंगे तो कुछ भी तो मिल जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब मान लो कि 25,000 ही आईफोन का मिल रहा है, जिसको किसी ने 1 लाख में खरीदा उसका रीसेल वैल्यू 25,000 है, अब नहीं बेचेंगे तो वो भी 25,000 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? 25,000 में बेच देते हैं या रीसेल करवा लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर करवा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टैंजिबल एसेट के वैल्यू समय के अनुसार क्या होता है? डेप्रिशिएट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है इसमें बहुत ध्यान रखना है कि हमको कुछ लेजर्स बनाने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट है। दूसरा कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे चार्ज होता है तो उसमें फर्नीचर फिक्चर्स हो जाएगा, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, तो एक उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने की जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर से पहले क्या बनते हैं? जर्नल। लेजर से पहले क्या बनते हैं? जर्नल चैप्टर जो पढ़े हम लोग उसका यूज अब यहाँ पर भी होने वाला है। तो जर्नल में एक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, और एक अकाउंट क्या होता है? अब जो जर्नल करें या लेजर बनाते हैं वो एक सिस्टम पे बेस होता है। उस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 2 हेड बनेगा या 2 इंपैक्ट बनेगा, एक बनेगा डेबिट और एक बनेगा क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है।
अब सर डेबिट और क्रेडिट बनेगा तो हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी ध्यान रखने हैं। अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच होता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्या होता है अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच। हम यहां पर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बताएंगे, हम मॉडर्न पे काम करा देते हैं आपको। मॉडर्न आपको आसान लगेगा। अब मॉडर्न को हम रिवाइज करते हैं। उसमें क्या था कि सर कोई एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, बस यही ध्यान रखना है कि एसेट बढ़ेगा तो एसेट्स डेबिट होगा और एसेट्स घटेगा तो एसेट्स क्रेडिट। अब सिंपल सी बात है, ये तो हो गया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ईयरली चार्ज होने वाला एक्सपेंसेस होता है। बिकॉज डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज होता है और एसेट्स हमारे बिजनेस में तब तक रहेंगे जब तक हम उसको बेच ना दें। और जब तक हम नहीं बेचते उस पे ईयरली क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कब चार्ज करेंगे? एंड में, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है 31 मार्च और कैलेंडर ईयर का एंडिंग क्या होता है? 31 दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं। तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन नेचर। जैसे आप फाइनल अकाउंट पढ़े थे, याद होगा, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाए थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस का यूज होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन का रेगुलर टाइप का रिकरिंग एक्सपेंसेस है। रिकरिंग का मतलब रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस, जो रेगुलरली होता है। तो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही नहीं, रेगुलर खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश मतलब उसमें पैसा नहीं सर, नॉन कैश का मतलब है डेप्रिसिएशन खर्चा तो है बट कहीं हम पेमेंट थोड़ी ही किए हैं। वो तो एसेट्स के वैल्यू को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। सपोज करते हैं 1 लाख की मशीनरी है। 1 लाख की क्या है? मशीनरी है। उस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। तो मशीन कितना से घटा? 10,000 से। तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मशीन घट, एसेट घट रहा है ना। तो मशीन क्रेडिट कितना से होगा? 10,000 से। जितना से घटेगा उतना से। 1 लाख से क्रेडिट नहीं करेंगे। मशीन घटा कितना से? 10,000 से। तो 10,000 से हम क्रेडिट कर लेंगे। और 10,000 जो क्रेडिट किए, वो जो 10,000 रुपया जो घटा, उसका रीजन क्या था? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जब होता है तो डेबिट करते हैं। तो अब डेबिट एक्सपेंसेस करते हैं, उस एक्सपेंसेस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितना से? 10,000 से। तो इसकी जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 10,000। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो रेगुलर एक्सपेंसेस होता है। कोई भी रेगुलर एक्सपेंसेस होता है वो ईयरली एक नॉमिनल अकाउंट में जाता है। कोई भी एक्सपेंस होता है वो ईयरली एक नॉमिनल अकाउंट में जाता है। उस नॉमिनल अकाउंट का यहां पर नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आपने पीएल अकाउंट पढ़ा था, याद है? तो पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन आप लोग डालते थे। पीएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन डालते थे, आप में से कोई बच्चे बताइए कि डेप्रिसिएशन किस साइड दिखाते थे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड दिखाते थे? तो क्या टू डेप्रिसिएशन लिखते थे? तो क्या ये तो लेजर में हो गया पीएल, तो उसका एंट्री क्या बन रहा है? बना सकते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन क्या हो गया? क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं है, ये ट्रांसफर या क्लोजिंग एंट्री है। जो हम पीएल में इसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया उसको कहीं ना कहीं खर्चा में प्रॉफिट लॉस पे एडजस्ट करेंगे ना। तो डेप्रिसिएशन पहले क्या हुआ था? डेबिट। उसको क्लोज करने के लिए क्या कर दी? डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और क्या डेबिट हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, लेजर्स, जर्नल। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? एसेट घटेगा तो क्या करेंगे? कोई खर्चा होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? लॉस होगा तो क्या करेंगे? ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। दैट्स वाई हमने बोला था सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एकदम प्रॉपर फोकस माइंड में करिएगा। आप जितने फोकस होंगे, हम गारंटी देते हैं चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फोकस नहीं है तो हम गारंटी नहीं लेते हैं। वो आप अपना जिम्मेवार होंगे। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, ये चैप्टर यही कहता है। चलिए, नहीं तो सामान की डेप्रिसिएशन लग जाएगा।
लिखिएगा, अब लिखना शुरू करिए। लिखना शुरू कर दीजिए, बात नहीं करिए।
इंटेंजिबल होगा कि सब टेंजिबल होगा? The word amortization means reduction in the value of tangible. ओह सॉरी, हाँ ठीक है। एक बात जो लिख लिए बच्चे, जितने भी सेंटेंस लिखे सबको समझ में आ गया अभी तक? सर कोई नहीं ऐसा कितना जगह तो यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई दिक्कत? पहला जो सेंटेंस, पहला जो स्टार्ट है उसमें दिक्कत किसी को? क्या लिखा हुआ? डेप्रिसिएशन मींस द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट लैंड ड्यू टू वियर एंड टियर, इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम। इन्फ्लेक्शन का मतलब पासेज ऑफ टाइम, जो समय बीतता है उसको इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, अब जो कोई सामान पुराना हो गया तो उसका वैल्यू परमानेंटली क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। और ड्यू टू डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सब कुछ नए मार्केट में आते हैं, तो उसके कारण पुराना जो सामान होता है वो ओल्ड फैशन का हो जाता है, तो उसके वैल्यू गिर जाते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्जेबल ऑन द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है लैंड, क्योंकि लैंड का वैल्यू क्या होता है? बिकॉज लैंड, द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड टाइम। इसमें एक बच्चे का सवाल है, सर किसी भी केस में लैंड का वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा तो लैंड का वैल्यू वहां पर गिरेगा। जनरली लैंड का वैल्यू लॉन्ग पीरियड टाइम में बढ़ता ही है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं, इंडिया में एक घटना हुई, आप समझिए ध्यान से। इसमें देखिएगा, किसी के पास जो पैसे होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट जो मतलब रिसोर्स समझते हैं, मतलब कि भैया लैंड में पैसा लगा दो समय के अनुसार। कि लैंड की जो इंक्रीमेंटल वैल्यू आप जैसे जनरेशन को बहुत फायदा करते हैं। टाटा मोटर्स, ध्यान से नहीं बोला प्लीज, बातें नहीं करेंगे, सॉरी। हाँ, मोटर्स, टाटा मोटर्स ये कंपनी ने
एक समय पब्लिकली अनाउंस किया था एक कार को, जिसका नाम था नैनो कार। ऋषभ, आप सीधा बैठ जाइए ना। आप नैनो का मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल। नैनो का मतलब क्या होता है? ये कह सकते हैं कि मार्केट में अब इसका ज्यादा कोई डिमांड कहानी सुना है आगे। अब नैनो कार अगर मैन्युफैक्चर करना है तो नैनो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले प्लांट बैठाना पड़ेगा। अब प्लांट का मतलब थोड़ी होगा 5 बीघा का हम प्लांट खरीद लिए या जमीन खरीद लिए हो जाएगा। इसके लिए एकड़ के एकड़ जमीन चाहिए। अब एकड़ के एकड़ जमीन चाहिए तो ये जमीन किसके पास होगा? जनरली किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होगा। किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा, यानी लैंड एक्वायर करना है। अब अगर टाटा मोटर्स सोचे कि पूरा लैंड हम खरीद लेते हैं तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक कंपनी को फेल करा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? आज इससे नहीं होता कि जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, मान लो कहीं फैमिली के साथ जाना है, 2-4 बार साल में ट्रिप करते हैं, तो उसके लिए कार खरीद लेना ही सही है। तो आई थिंक सो हो सकता है कि बैड आइडिया हो सकता है कि हम कार को रेंट पे कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। तो लैंड अगर हमको एक्वायर करने हैं तो इसका बेस्ट आइडिया कि अगर बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड को एक्वायर करना है तो लीज पर लेना सही रहेगा। परचेज कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां हो जाएगा, तो फिर हम कार कैसे बनाएंगे? ठीक है ना? क्योंकि आपने पढ़ा होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में फंड का यूटिलाइजेशन भी तो जरूरी है। दैट्स व्हाई आप कॉमर्स पढ़ते हैं कि फंड अगर आपके पास है तो इसको यूज कैसे करना ये भी जरूरी है। पूरा पैसा आप जमीन में लगा दोगे तो फिर मशीन कैसे बनाओगे, कार कैसे बनाओगे? तो अब लैंड एक्वायर करना है तो इसके लिए किसके पास जाएंगे हम? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट आता है कि स्टेट गवर्नमेंट आता है। इंडिया में सबसे अधिक लैंड प्रॉपर्टी रेलवे के पास है। सबसे अधिक लैंड प्रॉपर्टी किसके पास है? रेलवे के पास है। सेकंड पे आपका डिफेंस है, थर्ड पे वक्फ बोर्ड है, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी लैंड होता है। तो मान लो बिहार सरकार का जो सरकारी जमीन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्विजिशन एरिया होगा वो तो बिहार तक ही, बिहार तक नहीं होगा, बंगाल का बंगाल तक, उड़ीसा तक होगा। लेकिन रेलवे का एक्विजिशन सेंट्रल लेवल पे है, वो तो हर स्टेट में होगा ना। तो ये जो कंपनी मतलब टाटा मोटर्स, उस समय उसके चेयरमैन थे लेट रतन टाटा, है ना? तो लेट रतन टाटा जाते हैं वेस्ट बंगाल। आजादी से पहले बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था, ये सब भी सुना करिए, जाना करिए। आजादी से पहले बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था, उसको बंगाल प्रोविंस कहते थे। जब अंग्रेज आया तो बंगाल के रास्ते मतलब बंगाल में बहुत ज्यादा बिजनेस किया। एक समय कलकत्ता आपका कैपिटल भी हुआ करता है इंडिया का। और बंगाल प्रोविंस में जब उसके टुकड़े हुए तो इंडिया पाकिस्तान जैसे 1947 हुआ तो एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल ही बन गया पाकिस्तान, जो अब है बांग्लादेश। ठीक है? जब वेस्ट बंगाल बना तो वेस्ट बंगाल का भी टुकड़ा हुआ तो एक उड़ीसा निकल गया, एक बिहार निकल गया और एक बंगाल बच गया। तो बंगाल कितना बड़ा एरिया था, आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश को भी कवर करता था एक समय, बिहार को भी कवर करता था और उड़ीसा को भी कवर करता था। फिर अंग्रेज चाहता था जब आप टुकड़ा करेंगे तो ऑब्वियस बात है कोई भी चीज अगर मुट्ठी में, जैसे आप हाथ में एकता है तो स्ट्रांग है, खोल देंगे तो स्ट्रांग नहीं होगा। तो स्टेट को अलग करने का रीजन यही था ब्रिटिशर्स का कि सबको हम कमजोर कर देते हैं। उससे आगे हम चलते हैं। टाटा मोटर्स ने टाटा मोटर मतलब कि रतन टाटा कहा जाते हैं वेस्ट बंगाल। एट दैट टाइम एंड राइट नाउ वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। प्लीज हल्ला नहीं करिए। श्रीमती ममता हल्ला नहीं करो, हल्ला करो क्लास यही एंड हो जाएगा, छुट्टी कर देंगे। और जिसको हल्ला करना है क्लास के बाद चले जाओ प्लीज, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान सुनिएगा। तो टाटा मोटर्स के चेयरमैन कौन थे? किस साल का बात? बहुत सारे 8-9 का। तो रतन टाटा मिलते यानी कहीं ना कहीं
किसी स्टेट में अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है तो उस स्टेट का जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी कमेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक प्रोस्पेरिटी इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएट होगा। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। अब रोजगार मिलेगा तो ऑब्वियस बात है उसके फैमिली को समृद्धि मिलेगी। ममता बनर्जी ने रतन टाटा को इनवाइट किया कि सर ऐसा है, मैं आपको लैंड दूंगी, कि पूरा लैंड जो है आप लीजिए, उस पर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करिए। टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ ठीक था। ये गवर्नमेंट का जब डीलिंग हुआ तो पब्लिक न्यूज हो गया। अब बताइए कि जब किसी को पता चले कि ये एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, जो गवर्नमेंट अब टाटा मोटर्स को ये लैंड देने वाली है, तो यहाँ आसपास के जो जमीन होंगे, घर होंगे, ये जो भी लोग हैं, अगर लोग होंगे तो उनको बोलेगा चलो अब तक ठीक है हम यहीं पे काम करेंगे, अनएम्प्लॉयड है, नौकरी करेंगे। दूसरी बात कि इस लैंड को जब एक्वायर किया जाएगा, इंडस्ट्री जब सेटअप होगी तो वहां पर इनडायरेक्टली छोटे छोटे मार्केट बनना शुरू होंगे, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे, तो वर्कर्स काम करेंगे तो उनको तो नीड एंड वांट्स होंगे कि भैया खाना पीना, रहना सोना सब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो जहां पर काम करे वहीं पर चाहिए उनको, तो ये हॉस्पिटलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, जब डिमांड किसी चीज का बढ़ जाता है, जब देखते हैं शहर का, जो शहर में जमीन है तो उसकी भाव कितने ज्यादा है, क्योंकि उसकी वहाँ नीड एंड वांट्स डिमांड बहुत ज्यादा है। जब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आप लोग ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन भी क्रिएट होगा, बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात डिमांड बढ़ेंगे तो जमीन के दाम भी बढ़ेगा। तो जब ऐसा हुआ प्रोपोजल तो जमीन के दाम ड्रेस्टिकली बढ़ने लगे। जैसे पता ही हवाई अड्डा बनने का था तो उसके बाद देखोगे वहां का जमीन सब बढ़ने लगा, और थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसा हुआ, फिर साल 2 साल जब निकला, काम होने लगा, मतलब अंडर प्रोसेसिंग था, तो अंडर प्रोसेसिंग था, उसके बाद क्या हुआ, टाटा मोटर्स और ममता बनर्जी में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। गुजरात में चला गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है पेमेंट डिस्प्यूट हो जाएगा, सेटलमेंट डिस्प्यूट हो जाएगा, टैक्स डिस्प्यूट हो जाएगा, एनी टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट। यहाँ सेंट्रल का यहाँ पर रोल नहीं था। तो ममता बनर्जी, आप जानते होंगे थोड़ा सा इसको लेमन में बोलते हैं, ढीठ टाइप की है ये, ढीठ समझते हैं, इसको रिजिड कहते हैं। ढीठ मतलब होता है रिजिड, ढीठ मतलब क्या होता है, मतलब कि भैया हम बोल दिए। तो ममता बनर्जी इकोनॉमी को नहीं समझी, इकोनॉमी को नहीं समझी, और इन्होंने क्या बोला टाटा मोटर्स को, भैया आप अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से भागो। अब बताइए टाटा मोटर्स अगर ऐसा करें तो पूरा प्लांट, क्योंकि प्लांट ऐसा तो नहीं हम यहाँ सामान रख दिए काम हो रहा है, प्लांट को सेटअप इंस्टॉल किया गया ना, उसमें कितना वर्कर्स काम किया, पूरा इंडस्ट्री को सेटअप, कितना सारे टेम्पोररी घर बनाए गए होंगे स्टाफ को रहने के लिए, कॉलोनी पर बनाए गए होंगे, सारा कुछ वहां से हटाएंगे तो टाटा मोटर्स को हेवी लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस होगा कि नहीं होगा। तो अब कैपिटल लॉस होगा, टाटा मोटर्स चिंता में। इंडिया में सबसे वैल्यूएबल ट्रस्टेड कंपनी अगर किसी को बोला गया है तो टाटा सन्स को बोला गया, टाटा है ना, क्योंकि टाटा है तो विश्वास है ना। तो टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने एक पब्लिकली अनाउंस किया था, प्रॉमिस किया था कि हम भारतीय जनता को जो महंगा कार अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नैनो कार बना कर देंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल के सीएम ने अगर ये ऐसा एग्रीमेंट को ही तोड़ दिया तो अब तो कार बनेगा कहाँ, बनेगा कैसे। दूसरी कोई कंपनी रहती तो क्या करती, खत्म करो, जो लॉस हुआ छोड़ो, अब जाने दो, हम नहीं बनाएंगे, यही होता। ये कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा इसका कोई कॉम्पिटिटिव स्टेट हो या दूसरे स्टेट को इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। उस समय अब वो गुजरात गए नहीं, गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा से बात किया कि साहब आप आइए गुजरात में हम आपको लैंड देंगे। तो फिर रतन टाटा बोले कि भैया इतना फॉर्मेलिटी है, प्रोसेसिंग है, बहुत सारा सरकारी दफ्तर का आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी होता है। डू यू नो द वर्ड ब्यूरोक्रेसी मींस व्हाट, क्या होता है ब्यूरोक्रेसी, नहीं जानते, बताइए कोई बता सकते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? नहीं, आप बोलिए। पेपर वर्क। आप जैसे मान लो कि जब सरकारी कोई काम, लाइसेंस लेना है, कोई काम करना है, तो आप देखते हो कितना ज्यादा पेपर वर्क होता है। ये कोई ऑफिसर बैठा हुआ है तो इनसे कोई साइन करवाना है। अरे हंसने की क्या बात है भैया। अब ये बोले कि चल जाइए रूम फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 715 में, वहाँ ये बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो भेज देगा और के पास ये लंच पर गए हुए हैं, तो कोई स्टाफ होते हैं, साहब लंच पे गए,
अब 2 घंटा बैठे हुए उलन से छुट्टी मार दी है, अब साहब फोन के नहीं आएंगे कल आइए। सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा काम ब्यूरोक्रेसी होता है। तो अब अगर मान लो इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो 5-6 महीने से ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क में निकल जाएगा। रतन टाटा बोले सर ऐसा, तो बंगाल के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि सर सारा काम आपका कर देंगे, चिंता मत करिए, आप आइए तो सही, सारा काम तैयार है, चिंता मत करिए, हम जमीन भी देख लिए हैं, काम भी हो गया, सब कुछ। रतन टाटा प्रॉमिसिंग पर्सन, उन्होंने बोला ठीक है हम आते हैं। गुजरात में उन्होंने लैंड को लीज पर ले लिया, गुजरात के सीएम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने दिया, और यहाँ पर नैनो कार मैन्युफैक्चर होने लगा, मार्केट में आया। देखो आया बिका नहीं चला, डिपेंड करता है कि कार का मतलब होता है वैल्यूएबल। अब मान लो कि 1.5 लाख का कोई बुलेट लेकर घूम रहा है, बगल में 1.25 लाख का नैनो कार है थोड़ा सा वीडियो लग सकता है, हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं। और आप 1.25 लाख का कार खरीद लेते हैं गरीबों के, लेकिन पेट्रोल तो वही लगेंगे जो 25 लाख के कार में लग रहे हैं, है कि नहीं है। चलो अब यहाँ ध्यान से आएगा, अब समझिए बउआ, इस लैंड की बात करिए, यहाँ से इंडस्ट्री सब कहाँ चला गया, गुजरात शिफ्ट हो गया। यहाँ जो भी वर्कर सब डेरा वेरा लेकर रहा होगा, सब कुछ क्या हुआ, चलो चलो गुजरात। ऑब्वियस बात है यहाँ के जमीन का भाव क्या हो गया। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हमने बताया कि जब कोई शहर है वो शहर वीरान हो जाए, वीरान समझते हैं, या शहर को शिफ्ट कर दिया जाए। शहर कैसे शिफ्ट हो सकता है, जैसे मान लो मुजफ्फरपुर में बड़ा कंजक्शन है, जैसे रेलवे स्टेशन है तो उससे बगल में बस स्टैंड है, तक कचहरी है, आप कभी उधर से जाएंगे तो जाम में फंसना तय है कि नहीं। सरकार सोचे कि कचहरी को यहाँ से शिफ्ट कर देते सरकार सोचे कचहरी को शिफ्ट कर देते हैं, रेलवे स्टेशन को भी शिफ्ट कर देते हैं, मार्केट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ऑब्वियस बात है जो लैंड की वैल्यू होगी उतनी होगी, थोड़ी कम जाएगी। लेकिन ये केस क्या रेगुलर केस है, क्या ये ऑर्डिनरी केस है, नहीं है। दैट्स व्हाई लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। रियल सर्कमस्टेंसेस होगा तो घट जाएगा, लेकिन घटने का रीजन क्या होगा, लैक ऑफ लो ऑफ डिमांड, डिमांड में कमी आना। आप क्या बोल रहे थे? रसिया में जैसे सर पॉपुलेशन कम है तो उसका भी लैंड बढ़ता जा रहा है। तो रसियन पॉपुलेशन कम है, लेकिन समय के अनुसार रसियन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ऑब्वियस बात है डिमांड जो लैंड की होंगी उसके बढ़ जाएगी। गांव की जमीन के भाव जो भी है, मान लो कि 10 रुपए कट्ठा है, गांव की जमीन मान लो कि देहात होगा जिसका वैल्यू 10 रुपए कट्ठा है, आप उसमें उसका आप कर दीजिए, बाउंड्री कर दीजिए, उसमें रोड निकाल दीजिए, 10,000 का हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए। समझ गए कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा दो लाइन तक। थर्ड क्या है, द वर्ड एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग, बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब रेगुलर, एंड इट इज रिलेटेड टू डे टू डे ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। डेप्रिसिएशन इज होना चाहिए, डेप्रिसिएशन इज, आप सब लोग इज लिखेंगे क्या? Depreciation is a non-cash expense because it is not payable to anyone. ये किसी को नहीं देते हैं, that's why ये non-cash है. It only reduce the value of tangible fixed. The word amortization means reduction in the value of intangible. कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या समझ गए? जब आप फेयर करेंगे तो इसको नोट नहीं करेंगे रेड वाला को, अब बोलने से अच्छा हम इसको मिटा ही देते हैं। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। थोड़ा सा और हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, देन इसको हम आज इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। व्हेन आप च्युइंगम खा रहे हैं,
when we doing accounting for depreciation, we must keep some important points in mind. That is rules of debit and credit. एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। अब सर एसेट इंक्रीज करने के रीजन क्या हो सकते हैं? एसेट्स कब बढ़ेगा? कुछ खरीदेंगे तो बढ़ सकता है। जैसे परचेज और सर लैंड में एप्रिसिएशन लग गया। प्रॉफिट। लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले। प्रॉफिट से जब प्रॉफिट कब होता है? एसेट को ज्यादा वैल्यू पे बेचेंगे तो। और दूसरा एक और चीज होगा, जैसे इंक्रीज नहीं, ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स का बैलेंस जनरली क्या होता है? डेबिट होता है ना। एसेट्स बैलेंस क्या होता है? जनरली डेबिट होता है। ये जाना चाहिए, हम इसको छोड़ देते हैं। और वही अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा क्या होगा? क्रेडिट। डिक्रीज होने का रीजन बताइए। सेल और लॉस। एक और चीज हो सकता है, वो आप छोड़ रहे हैं। मेन चीज जो अभी चैप्टरेज है, डेप्रिसिएशन होने से ऐसा डिक्रीज कर जाएगा ना, क्रेडिट करेंगे एसेट्स को। और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये एसेट्स का था। और एक और हम बताते हैं आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। यहां ध्यान रखिएगा, एसेट्स के परचेज होने का डेट क्या है, क्योंकि ये काफी क्रूशियल होगा। 15 दिन 20 दिन अब निकालना होगा डेप्रिसिएशन। नहीं, उतना नहीं रहता है, उतना परेशान नहीं करेगा। परचेज को एक और वर्ड से जाना जाता है, एक्विजिशन या एक्वायर। सर परचेज को बाय भी तो ब्रिलियंट बोला, ब्रिलियंट। बाई भी कह सकते हैं। देखिए बाई आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो ये थर्ड, मेथड्स ऑफ, बात नहीं प्लीज, डेप्रिसिएशन। मेनली दो मेथड आपको पढ़ने हैं सीबीएसई 12th 11th सिलेबस में। प्लीज वो दो मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम SLM कहेंगे। इसका और एक और नाम है फिक्स्ड
इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको WDV कहेंगे। इसका और भी नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम है इसका। तो कोनो नाम दे सकता है। हाँ, अब मान लो WDV अब देख लिए, ये दोनों नहीं देखे। सवाल होता है डिमिनिशिंग बैलेंस से बनाइए, बोले ये कौन सा मेथड है, तो सेम मेथड है। Rate of depreciation, हो गया। ऊपर का कितना किलो, ठीक है। अरे और ऊपर का टूटा है। सर हो गया। और आपको पकड़ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बस हो गया। नहीं नीचे मतलब